हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसा कि हम कर रहे थे परसेप्शन, आज हम करने वाले हैं कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं। इसके बाद एक या दो टॉपिक और रह जाएंगे जो मैं थोड़ा बाद में कराऊंगी क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। माइनर एक दो टॉपिक ही बचे हैं। इसके बाद मैं लीडरशिप पर मोटिवेशन स्टार्ट कराऊंगी। एंड यस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक्स में से कुछ एक दो कंसेप्ट छूटे हुए हैं, वो अब मैं एक एक करके कवर कर लूंगी। साथ में जब लगेगा जिस दिन कुछ नहीं ज्यादा बचा है उस दिन मैं एक पिछला टॉपिक बेसिक्स का भी उठा लूंगी। सो प्लीज कंप्लीट करते जाइए जो जो मैं करवा रही हूँ साथ साथ। ठीक है, चलो अभी हम करने वाले हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि या तो मैं लीडरशिप स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट, या फिर मैं मोटिवेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। देखते हैं अभी मैं क्या स्टार्ट करूंगी। मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं लीडरशिप स्टार्ट कर दूं। मैं डाल दूंगी कल इसकी वीडियो। लीडरशिप या मोटिवेशन में से जो भी स्टार्ट करेंगे कोशिश करेंगे फटाफट फिनिश करें, क्योंकि इन दोनों में से मोटिवेशन भी जब फिनिश हो गया, लीडरशिप हो गया, तो ऑलमोस्ट वो भी खत्म होने पे आ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं बचेगा उसमें। तो चलो हम करेंगे अच्छे से। स्टार्ट करते हैं अभी हम। क्रिटिसिज्म और इररेलेवेंस ऑफ परसेप्शन। देखो, कोई भी चीज जब आती है, अगर उसके फेवर में कोई है तो कोई उसके अगेंस्ट भी होता है ना। 100% लोग उससे सेटिस्फाई नहीं होते किसी भी चीज से, तो कुछ लोग फेवर में होते हैं और कुछ लोग उसके अगेंस्ट होते हैं। सेम एज जब परसेप्शन का कंसेप्ट आया, तो कुछ लोग तो उसके फेवर में थे और कुछ लोग परसेप्शन के अगेंस्ट थे। क्या कहा? जो फेवर में थे वो हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या क्या कहते हैं, क्या बेनिफिट हुए परसेप्शन से। लेकिन जो अगेंस्ट थे उन्होंने अपना क्या क्या तर्क रखा। उन्होंने क्या बोला कि परसेप्शन इररेलेवेंट क्यों है। सबसे बड़ी बात, इट इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। मैं आपको एक बात बता दूं, पूरा का पूरा वो भी एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर कोई इसके अगेंस्ट खड़ा होता है तो सबसे पहले वो यही बोलता है, ये अपनी इंडिविजुअल की सोच समझ पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। इसीलिए परसेप्शन के अगेंस्ट भी क्या बोला गया कि जो परसेप्शन, ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या सोच रही हूँ किसी चीज के बारे में, आप क्या सोच रहे हो, वी कैन नॉट थिंक बिल्कुल इक्वल लेवल पे, है ना। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव मैटर है, ह्यूमन के माइंड पे डिपेंड करता है। मैं अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किसी चीज को परसेप्ट करूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन ये चेंज होता है। इसलिए इसको बोला जाता है ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। और जो लोग परसेप्शन के अगेंस्ट बोल रहे हैं उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो परसेप्शन है ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। पीपल हु क्रिटिसाइज द परसेप्शन, उनका क्या व्यू था? दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड। आप इसको मेजर नहीं कर सकते इफेक्टिवली, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव मैटर है। हो सकता है मेरे पॉइंट से कुछ और सही हो पर आपके लिए सेम चीज गलत हो, तो आप मेजर कैसे करोगे कौन सही है कौन गलत है? ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा ना। हमारे पास कोई एक मेजरमेंट थोड़ा है कि हाँ चलो इस लेवल तक कोई सोच रहा है तो सही है, उधर सोच रहा है तो गलत। नहीं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मैं, मेरे लिए कोई चीज सही है तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपके लिए वो चीज सही ना हो। ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है प्योरली। इसलिए जो परसेप्शन के अगेंस्ट बोलते हैं, जो परसेप्शन को क्रिटिसाइज बोलते हैं, उनका एक व्यू क्या है कि ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, इसलिए ये रेलेवेंट कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद आ जाता है कॉम्प्लेक्स। एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जा रहा है? कॉम्प्लेक्स बोला जा रहा है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर को समझना इज इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग। किसी ऑब्जेक्ट पे देखो, H2+O मिक्स करोगे तो वाटर बन जाएगा, ये कॉज एंड इफेक्ट है, ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा है। कॉम्प्लेक्स तो वहां आता है जहां पे चेंजेस होते रहते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स। हम किसको कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं? परसेप्शन को। परसेप्शन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये रियलिटी पे बेस्ड थोड़ा है। मेरी सिचुएशन, वो पर्सन झगड़ रहा था तो मैंने परसेप्ट किया कि बदतमीज है। इट माइट बी पॉसिबल कोई सिचुएशन ऐसी हो सकता है ना, वो जरूरी ना हो, जो मुझे दिख रहा है वो ना हो। बट क्या हुआ?
मैंने इमेजिनरी सिचुएशन अपने माइंड में क्रिएट की और उससे किसी के बारे में परसेप्शन बना ली। मैंने इमेजिनरी सिचुएशन माइंड में क्रिएट की और उससे किसी के बारे में परसेप्शन बना ली। तो जो परसेप्शन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? परसेप्शन एक कॉम्प्लेक्स चीज है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि आप इमेजिनरी सिचुएशंस पे अपने अकॉर्डिंग कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो। उसके बाद आता है, एक्चुअल में ये पॉइंट आपको शायद इंपॉर्टेंट ना लग रहे हो, बट आपको मेंस आंसर फ्रेम करने में ये चीजें कहीं ना कहीं कोट करनी पड़ती हैं। समझो, ये सिग्निफिकेंस हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, स्कोप हो गया, डायरेक्टली भले इसका क्वेश्चन आए बट कहीं ना कहीं कंक्लूड करते हुए ये चीजें आपको काम आने वाली है, इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये मत सोचो कि नहीं छोड़ दो, नहीं, कुछ बेसिक कंसेप्ट तो किसी चीज के नहीं छोड़ना। इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, स्कोप, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब चीजें मत छोड़ना। रीजन इज ये आपके आंसर को अच्छा वेट देते हैं। एट द एंड आपको कंक्लूड करना है। आपको पता है कोई टॉपिक ऐसा पूछा गया जो नेगेटिवली जा रहा है तो उसकी क्रिटिसिज्म लिख दोगे आप। समझो, आपको अपने आंसर को अच्छा वेट देना है, उसके लिए आपका माइंड रिस्ट्रिक्ट ना हो, आपके पास अच्छा कंटेंट हो। सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू, ये बेसिक कंसेप्ट देख के मत छोड़ना, अच्छे से करना है इनको। चलो, इट फोर्सेस टू फोकस अपॉन द साइकोलॉजिकल फैक्टर। एक बात बताओ, परसेप्शन किस पे बेस्ड है? साइकोलॉजिकल फैक्टर। मेरी मेंटल सिचुएशन क्या कहती है मैं वैसे ही तो चीजों को लूंगी ना, रादर देन रियल वर्ल्ड। एक्चुअल में वो झगड़ रहा है, मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया पर मैंने अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से जज कर लिया। तो जो लोग परसेप्शन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो लोग परसेप्शन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, व्हाट दे आर सेइंग कि वो कह रहे हैं कि ये रियल वर्ल्ड पे तो बेस्ड ही नहीं है, ये तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे बेस्ड है, रियल वर्ल्ड पे ये बेस्ड नहीं है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर पे बेस्ड है। उसके बाद है, वंस अ परसेप्शन इज फॉर्म। एक बार आपने परसेप्शन बना लिया तो आपके सामने कोई रियलिटी लाके रख दे, कोई कुछ भी लाके रख दे, एक बार मेरे माइंड में आ गया ना इस ये ऐसा है, मुझे ये पसंद नहीं है, तो वो परसेप्शन चेंज नहीं होने वाली है। तो ये लॉन्ग भी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स भी है। जनरली आपने देखा होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सेम चीज अप्लाई हो रही है। एक बार आपने किसी के बारे में कुछ सोच लिया, देन वो चीज आपको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे खत्म हुआ हमारे कुछ टॉपिक को, कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए हैं जो कि आपको आगे पीछे मेंस के आंसर फ्रेम करने में डेफिनेटली काम आने वाली हैं। तो लेक्चर्स को छोड़ना नहीं है, जो जो मैं करवा रही हूँ मैं इम्पोर्टेंट ही करवा रही हूँ, डू नॉट वरी। तो आप देखते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर पेपर ट्रिकी हुआ तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं टच कर सकता है, क्योंकि ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है टॉपिक। समझ रहे हो क्या होता है? हर कोई रट्टा लगा लेगा, स्कोप क्या है, ये क्या है, वो क्या है, पर जो लिंकेज होती है उसका रट्टा नहीं लगता है। ठीक है ना, लिंकेज को आपको अंडरस्टैंड ही करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? द लिंक बिटवीन द परसेप्शन एंड द इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। वो कह रहा है जो एक परसेप्शन है उसका डिसीजन मेकिंग के साथ क्या लिंक है। एक बात बताओ, हम परसेप्शन करते ही किसी चीज की क्यों है? सो दैट हम अकॉर्डिंगली बिहेव कर सके। अकॉर्डिंगली बिहेव करने के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा ना कुछ पहले। तो ये वही कह रहा है, परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में लिंक क्या है? परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग में लिंक क्या है? चलो एक एक लाइन में अच्छे से आपको पढ़ के, सॉरी, देखो क्या कह रहा है। इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स द डिसीजन। ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन कौन ले रहा है? एक इंडिविजुअल डिसीजन ले रहा है। चॉइसेस फ्रॉम अमंग टू और मोर अल्टरनेटिव। एक बात बताओ, डिसीजन लेने का मतलब क्या होता है? दो से ज्यादा चॉइसेस है, उसमें से एक चूज करना।
ठीक है, वो अल्टरनेटिव चूज करना जो आपके हिसाब से आपको सूट करेगा, पर वो सूट कौन सा करेगा उसी में तो परसेप्शन काम आएगी ना। लिंक करो चीजों को। मुझे डिसीजन लेना है, मेरे सामने 3 से 4 ऑप्शन है, तो मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सही है एक्चुअल में नहीं पता क्या सही है, बट मैं अपनी परसेप्शन लगाऊंगी कि मेरे लिए ये सही है या मेरे लिए ये सही है। तो वो क्या कह रहा है, एक इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने पड़ते हैं, चॉइसेस बनानी पड़ती हैं फ्रॉम वन और मोर अल्टरनेटिव। टॉप मैनेजर्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है। जो टॉप मैनेजर्स हैं वो क्या डिटरमाइन करेंगे कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है, व्हाट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू बी ऑफर्ड, हाउ बेस्ट टू फाइनेंस द ऑपरेशंस। वो बड़े बड़े डिसीजन लेंगे जो टॉप लेवल पे होंगे। एक नया प्लांट लगाना है तो कहाँ लगाना है, लेकिन लेकिन जो मिडिल और लोअर लेवल के एम्प्लॉइज हैं वो एक्चुअल सिचुएशन के अंदर होते हैं। जो मिडिल और लोअर लेवल के एम्प्लॉइज हैं वो एक्चुअल सिचुएशन में वर्क कर रहे होते हैं। दे सेट द प्रोडक्शन शेड्यूल, कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, सेलेक्ट द न्यू एम्प्लॉइज कि हमारे लिए कौन से एम्प्लॉइज बेटर है, इंटरव्यू लेंगे। तो एम्प्लॉय सेलेक्ट करने में हम परसेप्शन कहाँ काम आएगा, ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करते करते मैं जज करूंगी ना ये एम्प्लॉय मेरे लिए सही काम करेगा या नहीं। तो डिसीजन मेकिंग करना है, उसमें क्या काम आ रहा है, परसेप्शन काम आ रहा है उसमें, ठीक है। एंड डिसाइड हाउ टू एलोकेट द पे राइजेस, कैसे पैसे को मॉनेटरी टर्म्स में जो भी हमारा पैसे हैं या पे स्केल उसको कैसे एलोकेट करना है। नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज, जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज होते हैं जो मैनेज नहीं करते हैं, डिसाइड हाउ मच एफर्ट टू पुट फोर्थ, वो डिसाइड करते हैं कितना एफर्ट और चाहिए, वेदर टू कंप्लाई विद द बॉस रिक्वेस्ट, अगर बॉस की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है तो कितना एफर्ट और चाहिए होगा। समझो, डिसीजन एट एवरी लेवल, जब भी आपको डिसीजन मेकिंग करनी है और आपके पास एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव है तो आप अपनी परसेप्शन के बेसिस पे तो डिसाइड करोगे ना कौन सा आपको सूट कर रहा है कौन सा आपको सूट नहीं कर रहा है। देखो, डिसीजन मेकिंग अकर्स एट अ रिएक्शन टू द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, आपको लग रहा है इसका ए भी सॉल्यूशन हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। जब एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी उस प्रॉब्लम को रिएक्ट करना है आपने, तभी तो डिसीजन मेकिंग आई। डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट कौन करेगा, परसेप्शन सपोर्ट करेगा। दिस इज अ डिसिप्लिनरी एग्जिस्टेंस बिटवीन द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, आज क्या सिचुएशन है एंड मुझे क्या रिजल्ट्स चाहिए और कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बात बताओ, अगर आपकी कार रास्ते में खराब हो जाती है तो आपसे ये एक्सपेक्टेड है ना कि आप ये डिसीजन लो, नियर बाय जो भी मैकेनिक आ रहे हैं आप उनसे ठीक करवाओ, या आप ये सोचोगे कार चलती रहेगी अपनी परसेप्शंस के बेस पे। नहीं, अगर आपकी कार ब्रेकडाउन हो जाती है देन आप रिलाय करते हो कि कार काम करेगी करेगी करेगी, दैट रिक्वायर्ड डिसीजन ऑन योर पार्ट, आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वन पर्सन प्रॉब्लम इज अनदर, से हो सकता है किसी एक की कोई प्रॉब्लम हो, किसी दूसरे की वो सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सबकी परसेप्शंस डिफरेंट हैं। हम लिंक कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के टॉपिक को, मुझे पर्सनली फील होता है ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है आप लोगों के, ठीक है। जो परसेप्शन है वो डिसीजन मेकिंग को ही तो सपोर्ट कर रहा है ना। डिसीजन मेकिंग करने में डाउट्स होंगे, डाउट्स को कौन सॉल्व करेगा, परसेप्शन सॉल्व करेगा। मान लो अगर 2% की सेल ड्रॉप हो गई, नुकसान हो गया, मैं अगर ये सोचू यार बड़ा नुकसान हो गया, सेल ड्रॉप हो गई, बट ऑन द अदर हैंड एक पर्सन क्या सोच रहा है, एक पर्सन क्या सोच रहा है, अरे यार 2% कोई चक्कर नहीं है। तो सिचुएशन तो सेम है बट उसके रिगार्डिंग जो डिसीजन मेकिंग है, जो परसेप्शन है वो डिफरेंट है। इसीलिए परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग साथ साथ चलते हैं, परसेप्शन और डिसीजन मेकिंग साथ साथ चलते हैं। देखो, एवरी डिसीजन रिक्वायर्स अस टू इंटरप्रेट, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको कुछ इंटरप्रेट करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा। द इंफॉर्मेशन वी टिपिकली रिसीव द डाटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज,
जितना भी डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको इवेल्युएट करो, इंटरप्रेट करो, देन फाइनल परसेप्शन बनाओ। ठीक है, वो कह रहे हैं फाइनली थ्रू आउट द एंटायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस परसेप्शन डिस्टोर्शन ओवर, डिस्टोर्शन भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परसेप्शन हमेशा सही थोड़ा होगी, एरर भी तो आएंगे ना उसमें। तो इसलिए क्या कह रहा है, परसेप्शन करते करते डिस्टोर्शन भी हो जाता है, जिसके रिगार्डिंग डिसीजन बायस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ डिसीजन मेकिंग। मैं बता रही हूँ ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे मार्क्स लेने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो डू नॉट स्किप द वीडियो, डू नॉट फास्ट फॉरवर्ड द वीडियो। आपको पता है जो टॉपिक बिल्कुल ही काम का नहीं है वो मैं ऑलरेडी अभी फिलहाल के लिए स्किप कर चुकी हूँ, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। बट ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक में पिछला उठा रही हूँ, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अल्टीमेटली हम क्या पढ़ रहे थे, हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। एक बात बताओ, हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि हम ये चाहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रन कर सके। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली रन कर सके। नीड एंड इंपॉर्टेंस अब इसकी क्या है? सबसे पहली बात बताओ, ये पॉइंट करते हैं। हम कह रहे हैं हम ओबी इसलिए पढ़ रहे हैं कि इफेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन चल सके, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट चल सके हमारी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमने ओबी पढ़ लिया तो हेल्पफुल हो जाएगा ना एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस में। वही उसका सिग्निफिकेंस हो गया कि हम ओबी को अच्छे से पढ़ेंगे, ओबी को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो जाएगी। OB helps us to contribute in the field of effectiveness, in the field of effectiveness। फिर आता है एम्प्लॉइज मोटिवेशन। एक बात बताओ, हम ओबी में किसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं? इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर, अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स को स्टडी कर रहे हैं। अगर आपने ह्यूमन बीइंग को अच्छे से स्टडी कर लिया तो आपको पता चल जाएगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, आप उस हिसाब से रिएक्ट करोगे। अगर आप उसके हिसाब से रिएक्ट करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा। तो ओबी के लिए बेनिफिशियल है ना ये, एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाएगा। देखो, ओबी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा एम्प्लॉयज का मोटिवेशन कहाँ से आता है और क्या तरीके हैं उनको मोटिवेट करने के। ठीक है, क्यों और हम क्या क्या रिसोर्सेज यूज करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल मैनर में। अगर आप करोगे तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा तो वो मोटिवेट हो जाएगा, मोटिवेट होगा तो अच्छे से काम करेगा, अच्छे से काम करेगा तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी। एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी। नेक्स्ट आता है बेटर एनवायरनमेंट। एक बात बताओ, आपने एम्प्लॉयज को अच्छे से समझ लिया, जान लिया, तो आप सबको सेटिस्फाई कर पाओगे ना? 100% तो नहीं कर सकते, बट एक लेवल तक सेटिस्फाई करोगे कहीं ना कहीं। जब आप सेटिस्फाई करोगे तो क्या होगा, कोयोस नहीं होगा, बिल्कुल भी भसड़ नहीं होगी कि ये नहीं करना वो नहीं करना, मैसअप क्रिएट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा, बेटर एनवायरनमेंट हो जाएगा, बेटर एनवायरनमेंट हो जाएगा, वर्किंग कल्चर अच्छा हो जाएगा। थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इट हेल्प्स टू क्रिएट अ हेल्दी एथिकल एंड स्मूथ एनवायरनमेंट। हेल्दी एनवायरनमेंट हो जाएगा, एथिकल हो जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे को अपने अपने काम से काम रखेंगे, कोई किसी को देख के जलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सबकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जा रहा है ना। तो वो कहाँ मैं कहाँ, ये सब नहीं होने वाला है। तो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट हमारा बेटर हो जाएगा। उसके बाद आता है बेटर मैनेजमेंट वर्कर रिलेशनशिप। ऑब्वियस सी बात है, अगर ओबी अच्छे से स्टडी किया है, इंडिविजुअल को अच्छे से डील किया जा रहा है, तो मैनेजमेंट और वर्कर्स का रिलेशन भी बेटर हो जाएगा। इन ओबी वी अंडरस्टैंड नॉट ओनली द इंडिविजुअल बट ग्रुप को भी हम समझते हैं। एक बात बताओ, हम ग्रुप के बिहेवियर को भी समझ रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम देखेंगे एज अ होल कैसे ट्रीट करना है।
इंडिविजुअल तो हम समझेंगे ही समझेंगे, बट हम ये भी देखेंगे ना एज अ होल कैसे ट्रीट करना है, एज अ होल कैसे ट्रीट करना है। तो ग्रुप को सेटिस्फाई करेंगे तो वर्कर्स और मैनेजमेंट का रिलेशन भी बेटर हो जाएगा। ग्रुप को सेटिस्फाई करेंगे तो वर्कर्स और मैनेजमेंट का रिलेशन भी बेटर हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देन इट विल लीड टू बेटर रिलेशंस। कोऑर्डिनेशन अच्छा हुआ तो अल्टीमेटली वो आपस में बेटर रिलेशंस रख पाएंगे। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन चेंज। ऑब्वियस सी बात है, आपने ओबी से अच्छे से पढ़ लिया, आप लोगों को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, तो चेंज भी लोग एक्सेप्ट करेंगे। लोग रिजिड कब होते हैं, जब उनकी नीड्स, उनको प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिलता। बट अगर आपने ओबी को अच्छे से कर लिया फॉलो, अंडरस्टैंड कर लिया, रिएक्ट वैसे किया, तो क्या होगा, लोग समझेंगे, लोग मोटिवेट होंगे। अगर कोई मोटिवेट है तो वो चेंज को भी एक्सेप्ट कर लेगा। अगर कोई मोटिवेटेड है तो वो चेंज को भी एक्सेप्ट कर लेगा। आज के लिए 3 टॉपिक हो गए हैं। प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस टॉपिक्स, अच्छे से पढ़ लेना। एंड यस, वन मोर थिंग मैं आपको बोलूंगी फिर से, मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ये जरूर बताना है क्या आपने टैक्सेशन की साइड बाय साइड वीडियो देखनी स्टार्ट की है फॉर रिवीजन। इफ यस तो मैं प्रिपेयर करूं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो दैट आप लोगों का कोई भी डाउट होगा वो क्वेश्चंस के थ्रू सब सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है कि क्या आप लोग फॉलो कर रहे हो वीडियोस टैक्सेशन की रिवीजन के लिए। अगर आप कर रहे हो, चाहे आप फॉलो कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ कर रहे हो, मेरा पर्पस ये है कि आप लोग रिवाइज कर रहे हो टैक्सेशन को। अगर कर रहे हो तो मैं क्या कहते हैं, ट्यूसडे वेंसडे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाने स्टार्ट कर दूंगी, सो दैट आपके 2 सब्जेक्ट साइड बाय साइड फिनिश हो जाए। 2 सब्जेक्ट फिनिश होंगे, देन वी विल पिक अप 2 मोर सब्जेक्ट्स। हम ओटी उठा लेंगे, ठीक है, साथ साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड थ्योरी ही बच्चों की मेनली प्रॉब्लम है। तो डो नॉट वरी, हम इसको उठा लेंगे साथ में। बट मुझे ये बताओ कि टैक्सेशन स्टार्ट किया है, सो दैट आई कैन प्रिपेयर द नोट्स फॉर यू। मैं आपके नोट्स प्रिपेयर करूं जिससे मैंने आपको करवाना है, एंड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस, लाइक द वीडियोस इफ यू रियली लाइकिंग इट, गिव मी अ थम्स अप, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।